जय महाराष्ट्र, जय भीम। माननीय श्री राव राजेंद्र सिंह जी। ये क्या है? बैठे हुए हैं मंत्री जी, बैठे हुए हैं। मैं सभापति महोदय, मैं अभिव्यक्ति की इस श्रृंखला में वित्त विधेयक पर विचार प्रकट करने का जो आपने मुझे अवसर प्रदान किया है, मैं सदन का भी आभारी हूं और सरकार का भी आभारी हूं। श्रीमान, ये सारा विधेयक जिसे हम वित्तीय अभिलेखों के माध्यम से जानते हैं, इसका मूल स्वरूप धन का व्यय राष्ट्र के हित में किस प्रकार हो रहा है और इस राष्ट्र की जनता अपने परिश्रम से प्राप्त उस धन को राज्य कोष में जब नियमों के आधार पर राष्ट्र हित के लिए समर्पित करती है, तो सदन से यह अपेक्षा करती है और सदन के सदस्य यह अपेक्षा करती है कि क्या उस धन का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो कर की प्रणाली है उसके आधार पर जो उनको अपनी पारिश्रमिक में से उसका अंश राष्ट्र के प्रति वो समर्पित करता है, उसका उपयोग नीतिगत नियम और संवैधानिक चरित्र की व्यवस्थित चित्रण के स्वरूप में निवेश हुआ या नहीं हुआ। इतने चर्चा के उपरांत सभापति महोदय, एक बार विचार इस बात का आपका करना चाहिए कि क्या आज सदन जिस वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहा है, क्या पिछला एक साल और जो वर्तमान स्थिति है, क्या वो राष्ट्र के लिए सामान्य स्थिति थी? वैश्विक पटल पर जिस प्रकार की घटनाएं घटी, पिछला जब बजट आया था तो कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा था। हमें इस बात का भी आभास नहीं था जिस वक्त पिछले साल फरवरी में हम बजट अपना पेश कर रहे थे कि हमारा पड़ोसी देश आतंकवादी गतियों के माध्यम से हमारे देश पर इस प्रकार का आघात करेगा। चाहे 1 घंटे का युद्ध हो या चाहे 3 दिन का युद्ध हो, वो उस सारे धन संपदा का निवेश को एक पृथक स्वरूप में खर्च करवाता है। 12 महीने का अगर आप पूरा का पूरा इन अभिलेखों का सार देखें, ऑपरेशन सिंदूर कभी किसी सरकार को पहले से पूरा अनुमान नहीं होता कि इस प्रकार की गति होगी, उसने भी व्यय और खर्चा करवाया है। और सुदृढ़ता से इस राष्ट्र के हित को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों वाला देश जड़ मूल तरीके से उस सारी गतिविधियों को ध्वस्त करे। आज हम इस बात का साधुवाद देते हैं। आदरणीय, वैश्विक पटल पर जिस प्रकार का देशों के भीतर और उनके नेताओं का और नेतृत्व ने, जिसको हम कहते हैं कि एक रूल ऑफ लॉ था, एक विजडम और विवेक के आधार पर उन राष्ट्रों के अध्यक्ष निर्णय लेते थे। अब रूल ऑफ ऑर्डर किसी प्रकार का नहीं रहा, विजडम को एक तरफ रख दिया गया है और एक सेंट्रिक एटीट्यूड पर आधारित जो निर्णय हो रहे हैं। मैं वित्त के उस अभिलेखों के माध्यम से वहां तक आपको सीमित रखूंगा कि जहां राष्ट्र की संपदा का निवेश और संपदा का खर्चा इस राष्ट्र हित में हुआ है, क्योंकि ये जानना हम सबको है कि आखिर पिछले 1 वर्ष में किस प्रकार की वित्त अनुशासन को ध्यान में रखकर इस कठिन 1 वर्ष में
इस सरकार ने अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निर्वाह किया है और राष्ट्र को गौरवान्वित भी किया है। पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, सभापति महोदय, सार इस बात का होना चाहिए कि जिस सांख्यिकी आंकड़े के माध्यम से आप अपनी बात को प्रस्तुत करने का परिश्रम करते हैं, आखिर वो सांख्यिकी आंकड़े बता क्या रहे हैं? क्या इस बात को हम नजरअंदाज कर दें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जहां पूरे संसार की आर्थिक ग्लोबल रेट को 3.3% से प्रोजेक्ट कर रहा है, आप कृपया वहां भारत राष्ट्र, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था उससे 2 गुनी ज्यादा गति से राष्ट्र को विकसित कर रही है। इस आंकड़े में कहीं कोई राजनीति है क्या? यह आंकड़ा हमारा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो कहती हैं। ये बात सही है सभापति महोदय कि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़कर इकोनॉमिक्स की थ्योरी पर जो विचार करते हैं और उनके मापदंडों के आधार पर एडम स्मिथ से ली हुई वो सारी परिभाषाओं को के आधार पर विश्लेषण करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अनेक अर्थशास्त्रों की थ्योरीज को इस भारत के नागरिक और इस भारत की सभ्यता ने और संस्कृति ने काइंडली कंक्लूड नकारा घोषित कर दिया। आदरणीय, मुझे 2 मिनट का आप और टाइम दे दीजिए। आई प्रोबब्ली हैव नॉट इवन रीच्ड द पार्ट ऑफ द बजट। इफ आई वाज टोल्ड कि 5 मिनट्स देंगे तो मैं मेरी भूमिका ही नहीं बताता, सीधा मैं आपके पास आ जाता। और अगर आप कंक्लूड कराना चाह रहे हैं तो मैं कंक्लूड कर दूंगा। आई डोंट क्रॉस लिमिट्स एंड आई डोंट क्रॉस। प्लीज कैरी ऑन, गो अहेड। मुझे आप इतना बता दीजिए सर, यू हैव 1.5 minutes, सर, प्लीज कंक्लूड। जो हमारा पूरा का पूरा व्यय हुआ है इस पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर, अगर हम इस पूरे के पूरे शताब्दी के 25 साल ले लें, विदेशी निवेश $1.3 ट्रिलियन का भारत में आया, और अगर उस $1.3 ट्रिलियन को विभाजित करें तो इसका 70% निवेश सिर्फ 2014 से लगाकर और 2025 के बीच में आया $743 बिलियन। अब आप कह दीजिए ये भी गलत है। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर आंकड़ा पेश किया है। आप एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम मानते हैं 2025-26 में 1,14,339,106 करोड़ था। ये 22% बढ़ा और 17,14,523 करोड़ पर आया। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट सर, इवन अ नॉर्मल पर्सन अंडरस्टैंड्स इट। आपका जो राजस्व घाटा है, राजस्व घाटा 25-26 में 2,18,613 करोड़ था। अब यह बजट अनुमान लगाया जा रहा है, इस बजट में आपने इसको घटाकर 99,642 करोड़ कर दिया है। वी हैव रिड्यूस्ड इट टू 0.3% ऑफ द जीडीपी। एक्सटर्नल डेट्स की बात करें, एक्सटर्नल डेट्स के अंदर थैंक यू सर, प्लीज कंक्लूड। इट्स 1 more minute. आई हैव गिवन यू 2 minutes एक्स्ट्रा, प्लीज। आप एक्सटर्नल डेट्स की बात करें, which stood at 47,271 crores, we have brought it down to 15,000. Sir, it is 1/3 of what it was, and yet people say that we haven't been able to adhere to it. अब मैं, क्योंकि आप जल्दी करवा रहे हैं, मैं 2 चीज आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इस बजट में आपने सिक्योरिटी ट्रेडिंग टैक्स लगाया है। सर, सिक्योरिटी ट्रेडिंग टैक्स आपका
4.15 है। मेरे हिसाब से डेरिवेटिव मार्केट्स को अगर आप ढंग से देखें और फ्यूचर और ऑप्शंस के माध्यम से जिस प्रकार की गतिविधि हो रही है, सामान्य व्यक्ति को एप्स के माध्यम से और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर्जदार बनाया जा रहा है। आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा। डेरिवेटिव मार्केट जो एक गैम्बलिंग का गेम हो गया है और उसके आधार पर एक साधारण निवेश करने वाला व्यक्ति रोज के लाख रुपए खो रहा है और 1 लाख करोड़ का घाटा कर चुका है। मैं हाथ जोड़, आई जस्ट कंक्लूड वन सेंटेंस एंड आई विल कंक्लूड इट। मैं इसी बात को कहते हुए मैं रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की वो पंक्तियां सुना देता हूं, आदरणीय, जो सबने यहां कही है, लेकिन आज वो प्रासंगिक है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, साहसी सूरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण भी धीरज नहीं खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों से राह बनाते हैं। आज का इस परिदृश्य में यही इसका सार है। धन्यवाद। माननीय श्री नामदेव किरसान जी।